बहुत बहुत धन्यवाद खालिद साहब। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और बहुत ही अच्छे शब्दों से आप मंच का संचालन कर रहे थे। इस महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के दीक्षांत कार्यक्रम में और साथ ही गुरु शिष्य संबंध को लेकर के आयोजित होने वाली इस संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सैनी साहब, बलिया के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता जी, आईपीएस डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली साहब, डॉक्टर पंकज जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित शिक्षकगण, मेरे विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी और पीछे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। इस मंच पर एक वानगी देखने को मिली और वो वानगी बड़ी मुकम्मल थी, क्योंकि आप सब ने देखी। इस मंच पर खड़े होकर के लोगों ने हिंदी में भी बोला, अंग्रेजी में भी बोला, संस्कृत में भी बोला, उर्दू में भी बोल दिया और कुछ लोग तो अरबी में भी कुछ बोल करके चले गए। खालिद साहब ने शायद अरबी में कुछ बोला था, कुछ आयत पढ़ी, मुझे सर पूरा एग्जैक्टली पता नहीं आपने सर क्या बोला था, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन एक खास बात रही कि वो बातें जो भी बोली गई उसका जो मर्म था, जो जिस्ट थी, जो उसका अंश था, कंक्लूजन था, वो सबकी समझ में आया। चाहे आपने संस्कृत बोल दी हो, चाहे कुछ भी बोल दी हो, ऐसा देश है ये आपका जिसे आप भारत कहते हैं। पिछले दिनों में जो नई पीढ़ी है, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वो भारत देखा है जिस भारत में काफी विकास हो चुका है, या यूं कहिए कि विकास की बहुत सारी चीजें आपने देख ली। आपने एक अच्छे मेट्रोपोलियन शहर देख लिए, आपने मेट्रो भी देखी, आपने मॉल्स देखे, आपने एक्सप्रेस वे देखे। लेकिन आगे की जो लोग बैठे हुए हैं, जब ये लोग छात्र थे तो ना इस देश में एक्सप्रेस वे थे, अच्छे हाईवेज नहीं थे। एक्सप्रेस वे तो बहुत बात की बात है, अच्छे हाईवेज नहीं थे, शॉपिंग मॉल नहीं हुआ करते थे, लोग नहीं जानते थे कि शॉपिंग मॉल क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट लोगों की समझ में नहीं आता था। मेट्रो थी नहीं, मेट्रो के नाम पर हमारे पास सिर्फ एक मेट्रो हुआ करती थी कोलकाता में, अंडरग्राउंड, जिसमें बैठना बहुत दूभर होता है। कभी आप में से अगर कोई बैठा हो तो उसको अनुभव होगा इस बात का। और एक जो होती है ना चकाचौंध, जो कि आपको विदेशों में दिखाई देती थी, वो नहीं थी। लेकिन चूंकि जो छात्र इस समय बैठे हुए हैं, इन्होंने ये चकाचौंध देखना शुरू कर दिया। हम लोग ट्रांजिशन फेज वाले लोग हैं, या यूं कहें हम लोग वो लोग हैं जिसने अपने बाप से भी जूता खाया। आगे कहने की आवश्यकता शायद नहीं है, समझदार हैं आप लोग। एक बात आपने कही संजीत सर ने, 100 पढ़िया एक आजमगढ़िया, कितनी उन्नत बात कही। 100 पढ़िया एक आजमगढ़िया, 100 पढ़े लिखे लोगों पर एक आजमगढ़ का व्यक्ति भारी होता है, और उस पर भी वो आजमगढ़ का व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और कुलपति के सामने ऐसे 100 लोग हों। सोचिए उस वाइस चांसलर की क्या हालत होती होगी, सोचिए। और इस बात का जो है, चूंकि संजीत सर को तो अनुभव है, ठीक, कहीं ना कहीं जेपी सैनी साहब चूंकि यहाँ केएनआईटी सुल्तानपुर के पढ़े हुए, तो उन्हें भी अनुभव था। मेरा तो अनुभव सिर्फ आपके साथ सिर्फ इतना था कि जिस विश्वविद्यालय से इससे पहले आपका विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ था, वहां के वाइस चांसलर मेरे गुरु थे, इससे ज्यादा मेरा संबंध नहीं था सर। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी ने जो बात कही वो बड़ी मार्मिक थी। आपको देख करके सर लगता नहीं कि आप आईपीएस अफसर हैं, पुलिस में एक एसपी के पद पर कार्यरत हैं। आप अगर शिक्षक होते
तो आग लगा देते, इतनी गारंटी है। जितना बढ़िया उद्बोधन सर आपने दिया वह मैं याद रखूंगा सर इस बात के लिए। और जब आप बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लग रहा था जैसे शिक्षक बोल रहा हूं, वही भाषा शैली जो होनी चाहिए। बहुत सुंदर सर आपने वर्णन किया सभी चीजों का। इस देश को लेकर के मैं जब बात कर रहा था तो एक आप ही के क्षेत्र के एक मशहूर शायर साहब हुए, बशीर बद्र साहब, बड़ा अच्छी उन्होंने बहुत सारी शेर लिखे, नज़में लिखी, गजलें लिखी, बहुत सारी चीजें लिखी। इस देश को लेकर के एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं। हमसे मतलब यहां हिंदुस्तान से है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत उचित, बहुत सुंदर बात बशीर बद्र साहब ने लिखी। और ये देश, अब आप ये मान लीजिए कि जिधर मुड़ पड़ेगा उधर ही दरिया हो जाएगा। आप सोचिए, अमेरिका ने आके दिखाने की कोशिश की तो हम लोगों ने रूस के साथ पैरेलल संबंध सुधारे। इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये सुनिए कि जब पुतिन से मुलाकात होनी थी मोदी जी की, तो मोदी जी ने पहले किससे बात की? जेलेंस्की से बात की, यूक्रेन बात की। ये इंपॉर्टेंट है कि आप मध्यस्थता निभा रहे हैं, यानी आपकी स्थिति इतनी मजबूत होती है। मध्यस्थता कौन करता है? मध्यस्थता गांव का मुखिया करता था। और आज आप उस देश में स्थिति में आ चुके हैं कि आप मुखिया बनने की राह में आ चुके हैं। ये देश अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे आशा ही नहीं, मैंने पूरी विश्वास है कि 2047 तक आपका देश विकसित भारत बन जाएगा। आप अगर अपने देश को देखना चाहते हैं तो उन देशों में जाकर के देखिए जो देश हम लोगों के बारे में ये कहते हैं कि भाई आपके यहाँ तो कुछ नहीं है, अशिक्षा है, गरीबी है, गंदगी है। उन लोगों की स्थिति जाकर के देखनी है तो आप कहते हैं कि आपके यहाँ लूटमार होती है। सर मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे कंट्रीज को देखा है जहां पर आप जरा सी सुनसान गली में आ चले जाइए तो आपके ऊपर ला करके रिवॉल्वर या पिस्टल रख दी जाती है और आपको सजेस्ट किया जाता है उन कंट्रीज में जाने से पहले कि आप जेब के ऊपर $100-200 रख करके रखें, जैसे कोई गन दिखाए निकाल दीजिए, नहीं तो आपको मार देगा गोली। हिंदुस्तान में अभी ये नौबत नहीं आई है कि गोली आपको $100-200 के लिए मार दे। ये वो देश है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान एक पेशेंट्स का गढ़ होता जा रहा है, राजधानी होती जा रही है। कहते हैं डायबिटीज की राजधानी हिंदुस्तान हो रही है। अगर आपको ओबेसिटी और डायबिटीज देखनी है सर तो अमेरिकन कंट्रीज में जाकर के आप लोग देख करके आइए कि वहां ओबेसिटी और डायबिटीज कितनी बढ़िया है। लेकिन चूंकि उनको यहां पर दवाएं बेचनी है, इसीलिए हमको बार बार कहा था कि ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज हो रही है। बीपी के जितने भी पेशेंट्स यहां पर बैठे हैं, नॉर्मल फिगर बनाई गई है 80 से लेकर के 120। और आपको जान के ताज्जुब हुआ, इसका कोई स्टैंडर्ड मानक अवेलेबल नहीं है। किसी भी जर्नल को उठा करके आप पढ़ दीजिए, लिखा जाता है, लेकिन वो सब प्रायोजित है। आपका बीपी अगर 80 से थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, 120 से ऊपर जा रहा है, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है मेरी बात मानिए, प्राणायाम करिए, अपनी विद्या पे रहिए, जो आपकी खुद की चीजें हैं, योगासन को अपनाइए, आपका बीपी ठीक रहेगा। लेकिन उसे हाई बीपी मत मानिए। हाई बीपी की श्रेणी तब आती है जब आप जो है नीचे का ब्लड प्रेशर आपका 110 से 120 पहुंच रहा हो, 100 क्रॉस कर रहा हो और ऊपर का उससे ज्यादा हो। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आप यही जाकर के रिसर्च पढ़ लीजिए और ये सारे पैरामीटर सब बदलते जा रहे हैं। इसीलिए हमको कहीं ना कहीं जो इस तरह की चालें हैं जो हमको बताई जाती हैं, नहीं आपने ये कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये देश अब उस स्थिति में आ गया है। अब हम लोगों को बताएंगे कि क्या करना है और हमारे देशवासी क्या होते हैं। आप इस परंपरा को जागरूक करके रखिए। वो परंपरा, वो देश जिसमें रामायण और महाभारत पढ़ाई गई थी, जिस निकाल करके देख लीजिए सर रामायण का और महाभारत का क्या जिस्ट है। रामायण में हमको सिर्फ ये बताया गया था कि आपका समाज कैसा होना चाहिए। कितने साल पहले, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, यह बात कही गई थी आइडियल समाज कैसा होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम को राम ना कहकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। और 5000 साल पहले हमें महाभारत से यह बता दिया गया था गीता के संदेश के द्वारा कि समाज कैसा है और कैसा आचरण करना चाहिए। और जो चीज 5000 साल पहले आपको बताई गई थी वही आज भी चरितार्थ हो रही है। इतना महान देश है, किसी देश की टिप्पणी इतनी सटीक नहीं हो सकती जिस किसी ने किसी में लिखा हो कि नहीं समाज ऐसा होना चाहिए। ये सिर्फ ये देश था जिसने लिख करके दिया समाज ऐसा है और इस तरह का बर्ताव करना चाहिए। मैं धन्य हूं, मैं उस देश का वासी हूं, मैं उस देश में रहता हूं जहां पर कि हमें इस तरह की शिक्षा दी गई। सर आपने गुरु शिष्य परंपरा की बात की, बहुत अच्छी बात कही गुरु शिष्य परंपरा की।
गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है? आपने कहा कि ये जो कॉन्वेंट स्कूल आ गए, जो डांटना फटकारना बंद हो गया। मैं टाटपट्टी के स्कूल का पढ़ा हुआ, और मैं एक ऐसे टाटपट्टी के स्कूल का पढ़ा हुआ हूं जहां पर, जो कि सबके साथ हुआ, मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ, जहां पर अगर कभी स्कूल में मार पड़ती थी तो मार का भय नहीं था, डर इस बात का रहता था कि यह खबर घर तक ना पहुंच जाए, नहीं तो बाप उससे भी ज्यादा मारेगा। और अगर मेरे जैसा शिक्षक आज का हो, अगर मेरे को कहीं इस तरह की नौबत बनाने को मिल जाए, तो मैं इंटर तक के टीचर को यह पनिशमेंट बताता हूं कि आप सेंटी हाथ में ले लीजिए और दीजिए पनिशमेंट जितना देना हो। जब तक आप पनिशमेंट नहीं देंगे तब तक नहीं सीख पाएगा कोई भी। गूगल से लेकर लोकल बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण जो बिल्कुल रियल वाकया है, मैं दे रहा हूं। मैं पीएचडी की क्लास लेता था, उसमें ज्यादातर टीचर्स मेरे सामने रहते थे। क्लास कुछ ऐसी थी, लॉ की क्लास मेरे को मिली रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाने के लिए, और उसमें 80% टीचर्स आ गए थे और 20% ही स्टूडेंट रहे थे। मैं कुछ भी क्लास में पढ़ाऊं, उसमें से टीचर में से सबसे पहला काम यह था, चूंकि टीचर को बड़ी दिक्कत होती है उसे कोई क्लास में पढ़ाए, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसकी ईगो हर्ट करती है, उसमें वो कुलगुरु भी नहीं सुनना चाहता है, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ये हमें पढ़ा रहा है। अच्छा, उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो मेरी उम्र से बड़े भी थे, तो और ज्यादा कष्ट हो रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, गूगल निकाल के तुरंत करते थे कि सर ने ये पढ़ाया है, इसका जरा मीनिंग तो चेक कर ले, बिल्कुल सही पढ़ाया गलत पढ़ाया है, अगर गलत पढ़ाया तो हम क्वेश्चन दागें। तो मैं कई बार उनसे कहता था कि आपको गूगल करना है, घर जाकर के करिए। लेकिन एक जो 20% बच्चे थे वो लोग गूगल नहीं करते थे, और आपको जान के ताज्जुब होगा, जो 20% बच्चे गूगल नहीं कर रहे थे उनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे। ये ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है। आप क्लास में गूगल कर रहे हैं बैठ करके, गूगल आपको कभी भी वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता जो गुरु दे सकता है, क्योंकि गूगल पर इंफॉर्मेशन आपको कोई ऐसी इनोवेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जो ऑलरेडी किसी ने कूड़ा करकट जो कुछ गूगल पे डाल दिया, जो नेट पे डाल दिया, वही आपके सामने आ गया और उसने आपको बता दिया। आप लोग इस बीमारी को हटाइए। जरा सा आपके साथ प्रॉब्लम होती है, आप गूगल करने लगते हैं। कभी भी गूगल पर भरोसा मत करिए, नहीं तो आप ये मान करके चलिए, आप अगर आपको देखना है तो उसका एक छोटा एग्जाम्पल है, आपको कोई डिसीज है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, उससे रिलेटेड आप एक रील देख लीजिए। पहले एक बाबा आएंगे, वो कुछ और बताएंगे, फिर दूसरा कोई गुरु आएंगे, वो कुछ और बताएंगे, तीसरा पॉडकास्ट लेकर के आएगा, वो कुछ और बता देगा आपको। अंतोगत्ता अगर आपने 10 रील देख ली तो एक बात तो गारंटी है कि आप 100% कंफ्यूज हो चुके होंगे, ये नहीं समझ पाएंगे क्या करें। इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए, गूगल क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपसे और कहूंगा, यहां पर पुस्तकों की बात चली कि पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सर लोगों ने कहा, संजीत सर ने भी वही फेवर किया, जेपी सैनी सर ने भी वही फेवर किया। मैं बात करता हूं आपसे, पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, आप में से पता नहीं कितने बच्चे लोग ऐसे बैठे हैं, हम लोग जो थोड़ी सी 50 साल की रेंज के लोग हैं, 50 से 60 साल की रेंज के लोग हैं, या थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहानियां किताबों से पढ़ी, जिन्होंने नोवेल पढ़े। तो जब आप एक कहानी पढ़ रहे होते थे तो आपके दिमाग में पूरा एक चित्रण बनता था, ये कैरेक्टर ऐसा है, ये कैरेक्टर देखा नहीं आपने, कैरेक्टर आपने नहीं देख रखा है, लेकिन एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में बनता था, और वो इमेजिनेशन आपके दिमाग में पूरा एक दृश्य क्रिएट करता रहता था। अब ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, महल ऐसा होगा, घोड़े इस तरह से चल रहे होंगे। आप जिस दिन यूट्यूब पर भरोसा करने लग जाएंगे, आपका इमेजिनेशन खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पुस्तकों को पढ़ते रहिए, ये आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ाएगी, और जितनी बढ़िया आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़िया होगी, उतना बढ़िया आप कुछ नवाचार कर पाएंगे, उतना बढ़िया कोई रिसर्च कर पाएंगे। एक और चीज की बात मैं यहां पर करता हूं, जो कि जिसके मैं वकालत करता हूं अक्सर करके, कुछ नया करें। मैं हमेशा अपने बच्चों से ये बात जरूर कहता हूं, कुछ नया करते रहिए। अब बात आती है कि नया क्या करें। नया करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप रिसर्च करें। नया करने से मतलब है कुछ भी नया कर सकते हैं। अगर आप रोज कोई नया नहीं कर सकते, मत करिए। आप 7 दिन में एक बार कर लीजिए, 7 दिन में एक बार नहीं कर सकते, 15 दिन में एक बार करिए, महीने में एक बार करिए, लेकिन करिए, कुछ नया करिए। नए करने से मतलब है, अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो कुछ नई रिसर्च के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो कोई नए आयाम के बारे में सोच सकते हैं, कोई नया गेम सीख सकते हैं आप।
कुछ नई विधा की बात कर सकते हैं, कुछ नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। और अब तो चूंकि लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, और अगर कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप लड़का हैं चाहे लड़की हैं, घर में एक नई डिश बनाना सीखिए, एक नया खाना बनाना सीखिए। आलू का पराठा कैसे डिफरेंट तरीके से बन सकता है ये सीखिए। ब्रोकली मंगा करके ब्रोकली की नई ये सीखिए। नया कुछ ना कुछ करते रहिए, एक नियम बनाइए। नया क्यों करिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। जब आप नया करना शुरू कर देते हैं और जब आपकी आदत का पार्ट हो जाता है कि कुछ ना कुछ, चलिए गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सब्जी खराब बनेगी, बनने दीजिए, लेकिन वो खराब भी तो आपको एक अनुभव देकर के जाएगी कि खराब क्यों बनी, दोबारा आप गलती नहीं करेंगे। से यस टू अननोन, एक मेरा मैं अपना जिसको फिलॉसफी को फॉलो करता हूं वो फिलॉसफी है से यस टू अननोन। से यस टू अननोन का सिंपल सा मीनिंग है, जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज आए जो अननोन है, हां बोल दीजिए और रिस्क लीजिए। रिस्क लीजिए, काम खराब हो जाएगा, हो जाने दीजिए, लेकिन अनुभव मिलेगा, ये गारंटी है। ये अनुभव मिल जाएगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरा काम खराब हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं नया सीखिए। जिनको कि आजकल पेरेंट्स थोड़ा सा, खासकर पिता, यहां पिता ज्यादा बैठे हुए हैं, मेरी बात को अन्यथा ना ले, पिता की एक कमी होती जा रही है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और अब प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, और वो प्यार इतना बढ़ रहा है कि अगर माँ बेटी से कहती है कि खाना बनाना सीख लो तो पिता बीच में आड़े भी आ रहा है, अरे सीख लेगी, अभी पढ़ रही है, अभी तो एमएससी कर रही है। नहीं भाई, लड़के को भी सिखाइए, लड़की को भी सिखाइए, लड़के को भी सिखाइए खाना बनाना सीखे, लड़की भी, हर चीज कुछ ना कुछ नया करने दीजिए। आप जब नया करते हैं तो साइंटिफिक रीजन है आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाता है कुछ ना कुछ हमेशा नया करने के लिए। और जब आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा इस काम के लिए, तब एक दिन आप रिसर्च में कुछ ऐसा नया कर जाएंगे जो कि सिद्ध कर देगा इस पूरे विश्व को। एक छोटा एग्जाम्पल, एक साउंड सिस्टम आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत सी किसी को आइडिया है, पीछे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनके साउंड सिस्टम बहुत महंगे हैं और बहुत अच्छी, और जिनके बारे में कहा जाता है उनकी साउंड इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। किसी को आइडिया? पीछे बोस, किसने बताया भैया? वेरी गुड। बस अब आप गूगल कर लीजिए कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, बस इतना पता कर लीजिए वो बोस कौन है। BOSE लिखिए, जिसका छोटा सा भी स्पीकर 30,000 रुपए का आता है। बस आप गूगल करके सर्च कर लीजिए, आपको फक्र होगा अपने देश के ऊपर। उस बंदे ने इंजीनियरिंग करने के बाद साउंड इंजीनियरिंग में मास्टरी की, उसने अपनी कंपनी खड़ी कर दी और आज वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बोस मानी जाती है। आप लोग सोचिए, आपको करने के लिए कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करने की आवश्यकता है कि हम कुछ नया हर दिन करते रहेंगे और एक दिन आप कुछ नया ऐसा कर जाएंगे। हो सकता है आप में से कोई बहुत अच्छी डिश बनाना सीख जाए, शेफ बन जाइए, बहुत अच्छी बात है। आजकल तो बहुत सारा पैसा भी उस चीज में, आप फैशन डिजाइनर बन जाइए। कुछ नहीं कर दिए तो कुछ ना कुछ तो आप नया कर सकते हैं। और अंत में मैं एक 3 लाइन छोटी है, कुरान पढ़ेंगे उसका भी जिस्ट यही है, भगवत गीता पढ़ लीजिए उसका भी जिस्ट यही है, रामायण पढ़ लीजिए उसका भी जिस्ट यही है, बाइबल पढ़ लीजिए उसका भी जिस्ट यही है। वो है अपने जीवन को सुधारें। मैं अपनी सारी बातों को रिलेट करके उसी पर लेकर के आ रहा हूं। अपने जीवन को सुधारें, अल्लाह, भगवान, ईश्वर जिसको भी मानते हैं उसकी राह पर चलें। आपका कुरान भी यही कहता है, गीता भी यही कहती है, रामायण भी यही कहता है, बाइबल भी यही कहती है। और एक लास्ट की लाइन है जहां पर मैं ट्विस्ट कर दूंगा, वहां पर लिखा हुआ है परलोक को सुधारें। मैं कहता हूं इस जीवन को भी सुधारें और परलोक को भी सुधारें, दोनों चीजों को आपकी सुधर जाएंगी। बस आपको इन बातों को ध्यान रखना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका जीवन में कोशिश करिए कोई भी ऐसा कार्य गलती से ना हो जो कि खराब हो, जिसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़े। और अंत में चलते चलते बशीर बद्र का एक बहुत फेमस शेर जो कि आप सबने सुन रखा होगा, चूंकि एक वो मूवी का मैं आ चुका है और वो चूंकि मेरे को बहुत पसंद है, मैं चलते चलते कहूंगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। विश्वविद्यालय का दीक्षारंभ कार्यक्रम जिसमें कि आप सभी महानुभाव पधारे, मैं सिंधी कॉलेज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अथक प्रयास से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्पेशली जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, उनके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ कंप्लीटली लगा हुआ है,
इस महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, चूंकि विश्वविद्यालय और सिविली कॉलेज में कोई अंतर नहीं है, इसलिए क्योंकि सिविली कॉलेज इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है सिविली कॉलेज ऐसे ही तरक्की करता रहेगा और उसके साथ साथ महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय भी उसी तरह से तरक्की करता रहेगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।